जिसने अपने पहले ही प्रयास में 2022 में रीट लेवल 3 और आरपीएससी ग्रेड 2 दोनों एग्जाम्स को बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर किया। जब मैडम सिलेक्शन हुआ था तब एक बार के लिए तो ऐसे यकीन हुआ ही नहीं था कि हो गया। कहीं कहीं ऐसा पहले डाउट था पेपर से कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। लगभग 2 साल मैंने पूरे दिए, एक सपने की तरह लग रहा था। मैं जब जॉब कर रही हूँ तो ऐसा एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। एक लड़की में तो स्पेशली सेकंड ग्रेड की है वो शुरू की, और उसमें भी अच्छा रिजल्ट रहा। उसके बाद में जब वापस 3rd ग्रेड का हुआ तो उसका भी रिजल्ट अच्छा है। जो नोट्स थे आर विजन के और तेजांश पाठशाला के, प्लस जो आपके लिटरेचर के नोट्स थे, उसके अलावा मैंने कहीं और देखा भी नहीं। एक कैंडिडेट जो है स्ट्रगल करता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस करता है, तब जाके ये उसकी सफलता उसके हाथ में आती है। सभी को नमस्कार। आर विजन और तेजांश पाठशाला की सक्सेस स्टोरीज की इंटरव्यू की सीरीज में आज हमारे साथ है अंकिता नेहरा। अंकिता आर विजन और तेजांश पाठशाला की एक यंग अचीवर है, जिसने अपने पहले ही प्रयास में 2022 में रीट लेवल 3 और आरपीएससी ग्रेड 2 दोनों एग्जाम्स को बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर किया। अंकिता की ये जर्नी, जैसे कि हम सबको लग रही है कि ये सक्सेस बहुत शानदार है, लेकिन हर सफलता के पीछे एक लंबी कहानी होती है। कोई भी सफलता किसी भी तरह से बेड ऑफ रोजेस नहीं होती। बहुत कुछ एक कैंडिडेट जो है स्ट्रगल करता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस करता है, तब जाके ये उसकी सफलता उसके हाथ में आती है। ऐसी ही कुछ कहानी अंकिता की भी रही होगी। उसकी शुरुआत, उसकी जर्नी, उसकी सक्सेस स्टोरी आज हम सब कुछ जानेंगे अंकिता की खुद के शब्दों में। तो अंकिता, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतनी छोटी एज में 2 एग्जाम्स एक साथ क्लियर किए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, और इतने अच्छे वार्म इंट्रोडक्शन के लिए भी थैंक यू। अंकिता, कैसा फील कर रही हैं आप? जब मैडम सिलेक्शन हुआ था तब एक बार के लिए तो ऐसे यकीन हुआ ही नहीं था कि हो गया है। मतलब ऐसे सपने की तरह लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे यकीन हुआ कि हाँ ये सच में हो गया है। तो बहुत ही अच्छा मोमेंट था वो मेरे लिए। बहुत अच्छा मोमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के। तो अंकिता, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अंकिता है और मैं गंगानगर की रहने वाली हूँ। गंगानगर में विजयनगर, वहीं से मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है। और उसके बाद में मैंने जैसे ही कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी शुरू की तो मैं बीकानेर गई। फिर कुछ टाइम वहां पर करने के बाद में फिर सूरतगढ़, और फिर आपने तेजांश और आर विजन को ज्वाइन कर लिया। हाँ, तेजांश पाठशाला और आर विजन का बहुत बहुत बड़ा हाथ है मेरी सक्सेस के पीछे। तो अंकिता, आपने जो तैयारी की उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, किस तरह से तैयारी की? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप पहले बीकानेर गए, फिर आप सूरतगढ़ आए। तो क्या एक शुरुआत में आपने अपने माइंड में एक गोल सेट किया था और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया? मैम, वैसे मेरा ऐसा कुछ गोल था नहीं। जैसे मैंने स्कूल खत्म किया, फिर मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो ऐसा था नहीं कि मैं कभी जॉब करूंगी या उसके लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैं दूंगी। लेकिन फिर अनुज सर, जैसे वो मेरे मामा जी हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू तैयारी शुरू कर। तो वो पहले उस टाइम बीकानेर थे, तो उन्होंने मुझे वहां पे बीकानेर बुलाया। वहां पर मैं सेकेंड ईयर में थी, मेरी बीए चल रही थी, सेकेंड ईयर में थी। तो उन्होंने बोला कि एलडीसी उस टाइम वैकेंसी आई हुई थी, तो उन्होंने बोला कि इसकी तू तैयारी शुरू कर। तो उसके लिए मैं बीकानेर गई थी। ऐसे मन में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कोई जॉब करूंगी या ऐसा कुछ था। उन्होंने बोला कि तैयारी शुरू कर, फिर मैंने कर दिया। तो उस चीज में फिर धीरे धीरे मजा आने लगा। मतलब जैसे जैसे मैं पढ़ रही थी, पढ़ाई में दिलचस्पी होने लगी। जो मेरे फ्रेंड सर्किल थे उनके साथ एक हेल्दी कंपटीशन बन रहा था मेरा, तो वो मुझे अच्छा लगने लगा। फिर ऐसे लगने लगा कि हाँ, शायद मुझे जॉब की जरूरत है, वो अच्छी रहेगी मेरे लिए। तो आप पहले कभी सोच नहीं रही थी कि आपको जॉब करना है? बिल्कुल नहीं। तो आप बताइए, स्पेशली जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स होती है उनके लिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी अंकिता, कि ये जो डिफरेंस आपने अपनी लाइफ में फेस किया या फील किया, जिसको हम कह सकते हैं कि एक लड़की जो एक नॉर्मल होमली लाइफ के लिए तैयार थी और अचानक से उसका टारगेट शिफ्ट हो जाता है, वो एक वर्किंग प्रोफेशनल बनती है, तो दोनों में आपके कॉन्फिडेंस लेवल में, आपके सोशल लाइफ में कोई फ़र्क आपने फील किया? बिल्कुल हुआ मैम। जैसे पहले ऐसा था भी नहीं कि कुछ करूंगी,
कि हाँ चलो ठीक है, होमली लाइफ है वो जी लेंगे। लेकिन अब जब जॉब कर रही हूँ तो ऐसा एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, एक लड़की में तो स्पेशली आता है, तो वो ज़रूरी भी है और अच्छा भी है एक लड़की के लिए। बिल्कुल, लड़कियों के लिए आज के टाइम में सबसे ज़रूरी है सेल्फ डिपेंडेंट होना। आप अगर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, और ये अंकिता की खुद की स्टोरी भी हमें बताती है। तो अंकिता, वापस से हम आते हैं एक बार हमारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तरफ। तो आपने अपना क्या शेड्यूल रखा? आप बताएंगे कि तैयारी कब से शुरू की? फर्स्ट, ये जो आपका सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है, रीट लेवल 3 था, इनकी तैयारी कब से शुरू की और किस तरह से आपने तैयारी की? मैम, रीट की मैंने तैयारी शुरू की थी 2020 के अंदर। मतलब थोड़ा बहुत शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो कोरोना टाइम आ गया तो फिर वो छोड़ दी। उसके बाद में लगभग 2021 के अंदर मैंने वापस शुरू किया। उस टाइम मैंने फिर ज्वाइन की थी जांच पाठशाला और आर विज़न। 3rd ग्रेड की कर रही थी मैं। बिल्कुल। और उसके बाद में फिर एक बार 3rd ग्रेड कैंसिल भी हो गया। हाँ, 1 साल हुआ था बीच रीट में। कैंसिल हो गई। और उसके बाद में तब मुझे मामा जी ने बोला कि अब मुझे 2nd ग्रेड की करनी चाहिए। 2nd ग्रेड के साथ साथ में मेरी उधर 3rd ग्रेड की भी तैयारी होती रहेगी। तो फिर मैंने 2nd ग्रेड की है वो शुरू की, और उसमें भी अच्छा रिजल्ट रहा। उसके बाद में जब वापस 3rd ग्रेड का हुआ तो उसका भी रिजल्ट अच्छा है। तो अंकिता, तैयारी के लिए आपने टोटल कितना टाइम दिया? मैम, मैंने तैयारी लगभग 2021 में शुरू की थी। 2021 और 2022, तो लगभग 2 साल मैंने पूरे दिए। तो ऐसे में आप बताएंगे कि तिजांश पाठशाला और आर विजन की जो स्टडी मटेरियल था, जो टेस्ट सीरीज थी, वो आपके कितने काम आई? मैम, मैं अपना इंग्लिश के बारे में बताना चाहूंगी। हाँ, कि जो मेरा सेकंड पेपर आप इंग्लिश के बारे में पहले बताइए। जो सेकंड पेपर था उसके अंदर जो नोट्स थे आर विजन के और तिजांश पाठशाला के, प्लस जो आपके लिटरेचर के नोट्स थे, उसके अलावा मैंने कहीं और देखा भी नहीं था। और मेरे लिए मुझे लग रहा था कि वो मोर देन सफिशिएंट है, और जो कि रहा भी। वो जो एग्जाम जब हुआ था, सेकंड ग्रेड का जब एग्जाम हुआ था, तो उसके अंदर उनका जो क्वेश्चन का जो वेटेज था वो चेंज हो गया था। उसमें लिटरेचर के ज्यादा क्वेश्चन आए थे, और कहीं कहीं ऐसा पहले डाउट था पेपर से कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, कैसे आएगा। लेकिन जब पेपर देकर बाहर निकली ना, तो आपका मैं बता रही हूँ कि लिटरेचर में ऐसा लग रहा था कि वो सारे क्वेश्चन है वो आप ही ने बनाया। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था। मतलब वो आप ऑप्शन जो थे ना, वो भी ऐसे लग रहे थे कि आप ही ने तैयार किए। मतलब तो इतना अच्छे से आपने उस चीज को समझाया था। अंकिता, ये देखो, ये नहीं होता कि टीचर ने बनाया है, बल्कि ये बच्चे का विश्वास होता है कि आपने बिल्कुल ये बताया कि नोट्स आपने सिर्फ वही पढ़े जो आपको कोचिंग ने प्रोवाइड किए। देखो, अक्सर क्या होता है, मैं सभी कैंडिडेट्स को भी कहना चाहूंगी कि बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने एक बुक खरीदी, 10 पेज पढ़े, फिर मार्केट में कोई नई बुक आ जाती है, कुछ नए नोट्स आ जाते हैं, तो वो उन्होंने खरीद लिया, फिर 10 पेज पढ़े। तो अक्सर देखा है मैंने कि आपके पास 10-10 बुक्स होते हैं, और उनके 10-10 पेजेस जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, हाईलाइटेड होते हैं, और बाकी सब जो है अनटच्ड है। तो इस तैयारी में हमने क्या किया, हमने सिर्फ अपने शुरू के 1-2 पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसे 10 बार पढ़ लिया, बाकी हमने कुछ देखा ही नहीं। जबकि एक तैयारी ये होती है कि आप हाथ में लिमिटेड मटेरियल लेके चले, लेकिन उसको बार बार पढ़ते रहें। आपका एमसीक्यू पेपर है, एमसीक्यू आपको देखते ही स्ट्राइक हो जाते हैं कि ये मैंने पढ़ा हुआ है। तो अंकिता ने यही तैयारी की कि उसने एक ही मटेरियल को बार बार पढ़ा, उसी की प्रैक्टिस की। अप्रोक्सीमेटली हमारे लगभग 120-25 पेजेस के जो नोट्स थे, अंकिता ने सिर्फ उन्हीं नोट्स को पढ़ा, और ये सक्सेस अंकिता की आपके सामने है इसी प्रूफ के साथ कि एक चीज का रिवीजन जो होता है 10 बार किया जाए, बजाय कि 10 चीजों को आप अलग अलग पढ़ें। बच्चों में टेंडेंसी जो होती है इधर उधर भागने की, उसको ना रखें, तो आप श्योरली सक्सेस जो है पाएंगे। ये चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि मैम, जब अपने कोई भी मटेरियल है आपके पास, अगर आप उसके ऊपर पूरा फेथ रख रहे हैं, उसे बार बार उसी को पढ़ रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप किसी और जगह पर ध्यान दें, कहीं और जाकर कुछ और लेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे, वो आपके दिमाग में इतना अच्छे से फिट नहीं हो पाता जितना अगर आप एक ही चीज को बार बार अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल अंकिता। और टेस्ट सीरीज के बारे में अंकिता आप क्या कहेंगे? आर विजन और तिजांश पाठशाला ने भी टेस्ट सीरीज चलाई थी, तो आप उस टेस्ट सीरीज का पार्ट रही हैं, कंटिन्यूस आपने प्रैक्टिस की है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, मैंने कोशिश की है कि मैं सारे ही टेस्ट दे पाऊं जितने भी मेरे थे उसमें, उस टाइम में। कभी भी
सर भी बोलते थे कि आपको कभी भी आप क्लास मिस कर सकते हो एक टाइम पे, पर लेकिन आपको टेस्ट मिस नहीं करना है। और जो कि सही भी था, हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल हुआ कि क्वेश्चन जब बार बार टेस्ट में रिपीट हो रहे थे और वो पहले गलत हो रहे थे, फिर धीरे धीरे चलते चलते वो सही हो रहे थे, और इस चीज का असर है वो बहुत ही अच्छा, इस चीज का अच्छा रिजल्ट है वो उस टाइम पेपर पर भी हमें देखने को मिला। तो टेस्ट सीरीज आपकी रेगुलर प्रैक्टिस का इवेल्युएशन होती है। बिल्कुल। आपने पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन आपने खुद को इवेल्युएट ही नहीं किया कि आपकी पढ़ाई आप इम्प्लीमेंट कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो ऐसे में अक्सर हमें नहीं पता चलता कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज आपको ये बताती है कि क्या आपने जो सेलेक्ट किया है वो रास्ता सही है या फिर अभी इसमें चेंज की गुंजाइश है। अंकिता ने भी टेस्ट सीरीज को रेगुलरली अटेम्प्ट किया, डाउट्स थे वो पूछती थी, बार बार जो गलतियां रही है उनको देखती थी कि ये गलतियां क्यों हुई। तो इन गलतियों ने उसे पेपर में जो सिली मिस्टेक्स बच्चे कर जाते हैं और जो पॉइंट से मार्जिन से रह जाते हैं, उन गलतियों से अंकिता को बचाया। अंकिता, अब ये बताइए कि फर्स्ट पेपर यानी जीके की तैयारी आपने किस तरह से की? मैम, मेरा इंग्लिश का पोर्शन था वो जीके से ठीक था, मतलब मेरा जीके हमेशा से ही वीक रहा था। ये अक्सर लैंग्वेज वाले, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स की एक खास प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा सा जीके कमजोर होता है। जब सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ, मतलब पहले फर्स्ट पेपर हुआ, वो मैं जब देख के घर आई तो वो उस टाइम पे ऐसा था कि पेपर काफी इजी आया था। जब मैं देखकर घर पे आई तो मामा जी ने पेपर चेक किया तो उन्होंने बोला कि 70 के अराउंड है वो क्वेश्चन बच रहे हैं, और मुझे ऐसे उम्मीद थी कि पेपर देने के बाद में कि 80 क्रॉस कर सकती हूँ मैं। तो अब मुझे लगा कि 70 ही है, तो एक बार के लिए ऐसे थोड़ा हो गया। फिर जब अगले दिन मैं इंग्लिश का पेपर देने गई तब मुझे मामा जी ने एक बात बोली थी, अनुज सर ने, उन्होंने बोला कि अब जब तू जा रही है तो तुझे मतलब ऐसे जो तुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे क्वेश्चन तो तुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहे, सिर्फ वो छोड़ने हैं, उसके अलावा तुझे सारे क्वेश्चन करने हैं। तो वो मैंने अटेम्प्ट किए और उसी की वजह से काफी अच्छा रिजल्ट रहा। थोड़ा जीके का पेपर मेरा था कि थोड़ा वीक हो गया था, उसके बाद में फिर फर्स्ट पेपर है वो कैंसिल हो गया, वो दोबारा हुआ। तो उसके बाद में फिर थोड़े वो भी हार्ड था तो उसकी वजह से नंबर थोड़े और कम हो गए, उस टाइम शायद 55 के अराउंड बचे थे। तो देखिए, अंकिता ने इंग्लिश में हार्डवर्क किया तो अंकिता 358th रैंक से जो है सेलेक्ट हुई। जीके का पोर्शन अंकिता का वीक रहा, तो अंकिता की स्टोरी कहीं ना कहीं हमें ये बता रही है कि हमें दोनों पेपर्स को एक साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि अगर इंग्लिश का पेपर कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा इधर से उधर हो जाए, अंकिता के साथ बाय गॉड्स ग्रेस ये नहीं हुआ, तो अगर थोड़ा सा इधर से उधर हो जाता है तो आपका जीके का स्कोर जो है आरपीएससी के एग्जाम्स में आपको सेव करने के लिए मेजर रोल प्ले करता है। तो अंकिता, क्या आपने जीके के लिए कोई तरह की टेस्ट सीरीज या कोई बुक पढ़ी? किस तरह की स्ट्रेटेजी आपने ली? क्योंकि ऑलमोस्ट इतना जीके का स्कोर कर लेना भी अपने आप में, कि आप कह रहे हैं आप बहुत वीक थे, तो आपने कुछ तो तैयारी की, किस तरह से तैयारी की? मैम, जैसे मैंने बताया कि मैं स्टार्टिंग में जब पहली बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी थी तो वो एलडीसी की थी। तो उस टाइम में बीकानेर में ईवा क्लासेस में अमित सोनी सर हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत वहां पर जीके की क्लासें ली थी। उसके बाद में जो उनके नोट्स थे मैं कंटिन्यू वही पढ़ रही थी, वही थर्ड ग्रेड में थे, वही मेरे सेकंड ग्रेड में थे। उसके अलावा कुछ एक टॉपिक ऐसे थे कि जो इसमें अलग थे, तो उसके लिए मैंने कलाम एकेडमी के नोट्स देखे, लेकिन जो मेन जो मेरा फोकस था वो सिर्फ अमित सोनी सर के नोट्स थे। उसके अलावा मैंने किसी बुक्स को नहीं देखा। हाँ, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप निकालने के लिए थोड़ी बहुत बुक्स देखी, बट जो मेन जो मेरे नोट्स थे वो अमित सोनी सर के जीके नोट्स। तो मतलब यहाँ भी एक ही बात हमारे सामने आती है कि एक सेलेक्टेड मटेरियल, चाहे वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था, लेकिन जितना भी था वो सेलेक्टेड मटेरियल था और उसी को पढ़ा, और जो स्कोर जीके का ये अंकिता ने किया वो उसी सेलेक्टेड मटेरियल से किया, उसकी बार बार रिवीजन से किया। तो सेम वही बात जो इंग्लिश में है और जीके में भी है कि आप बार बार रिवाइज करें अपने सेलेक्टेड मटेरियल को। ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मारेंगे तो हमारे पास जो मटेरियल होता है हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, और बार बार रिवीजन के बिना किसी भी एग्जाम को क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एम आई राइट अंकिता? बिल्कुल, यस मैम। तो अंकिता, कहीं ना कहीं देखो, जर्नी किसी की भी इतनी स्मूथ नहीं रहती। आपने कंपटीशन फेस किया है, उसमें सक्सेस अचीव की है, आज सब सक्सेस देखते हैं, लेकिन इसके पीछे काफी प्रॉब्लम्स भी रही होगी। तो क्या आपने ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस की है?
मैम प्रॉब्लम वैसे तो मेरी फैमिली की तरफ से कभी कुछ था ही नहीं, तो उनका तो पूरा सपोर्ट था कि तू पढ़, बस पढ़ना है, तुझे पढ़ना है, बाकी जो भी होगा पीछे से वो हम संभाल लेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम का कुछ था नहीं। ठीक है कि फैमिली सपोर्ट आपके लिए फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव था। थी, बिल्कुल थी। बहुत अच्छी बात है, फैमिली सपोर्ट भी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। स्कूल टाइम के किसी टीचर का कोई स्पेशल रोल हो आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको मोटिवेट किया हो? मैम मेरे लिए हमेशा से मेरे मोटिवेशन है वो मेरे मामा जी ही रहे हैं। अनुज मैं सर। हमेशा बोलती हूँ कि यू आर माय बेस्ट टीचर। ओके, तो अनुज सर की ही आपके लिए मोटिवेशन थे और वही आपकी सक्सेस की लैडर का फर्स्ट स्टेप थे। बहुत अच्छी अंकिता, आप मुझे बताएंगे अपने फ्रेंड सर्किल के बारे में कि कैसा फ्रेंड सर्किल आपने रखा, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल भी डाइवर्जन डिस्ट्रैक्शन के लिए हमारे लिए होता है। तो आपने कैसे फ्रेंड सर्किल को रखा इस कंपटीशन के दौरान? आपका फ्रेंड सर्किल कैसा रहा? मैम मेरा फ्रेंड सर्किल है वो बहुत छोटा है, वैसे कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन जो है वो मेरे लिए बहुत खास है। तो उन्होंने हमेशा कभी ऐसा था ही नहीं कि वो मेरे कोई अड़चन बने हो, हमेशा मुझे अच्छा सपोर्ट ही किया है। और उसके बाद में जब मैं तैयारी भी कर रही थी तो वहाँ जो मेरे फ्रेंड्स बने तो उनके साथ जैसा मैंने बोला कि एक हेल्दी कंपटीशन रहता था उनके साथ में, तो वो मेरे लिए सब अच्छे ही थे, सबने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे। तो मतलब फ्रेंड्स का भी काफी पॉजिटिव रोल रहा, कम हो दोस्त लेकिन दोस्त ऐसे हो जो आपको मोटिवेट करते रहे। आज के टाइम में अंकिता, सोशल मीडिया जो है एक डिस्ट्रैक्शन के अलावा अलावा एक प्रेशर का भी रोल प्ले कर रहा है। आप ग्रुप्स में होते हैं, आप बाकी बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, लोग अपने बारे में ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, तो ऐसे में प्रेशर में आ जाते हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आते हैं कि हमारी कोई तैयारी ही नहीं है, जबकि बाकी लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। तो क्या कभी ऐसा आपने फील किया सोशल मीडिया के थ्रू, स्पेशली व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स में भी ऐसी चैट्स चलती रहती है? और नहीं मैम, ऐसा वैसे कुछ था नहीं। मैं अपना बताना चाहूँगी कि मैं सोशल मीडिया हालाँकि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी जब मैं तैयारी कर रही होती थी। मुझे मतलब ऐसा लगता था ना कि अब मुझे थोड़ा माइंड फ्रेश करने की ज़रूरत है, तो मैं मूवी देखती थी। कोई जैसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम या इंस्टा वगैरह ये इतना मैंने यूज़ नहीं किया। हाँ, मैं मूवीज़ ज़रूर देखती थी कि आज अगर हफ्ते में कोई 1 दिन देख ली, 2 दिन देख ली, एग्ज़ाम से कोई 20 दिन पहले मैंने मूवी देखना छोड़ा होगा। बिल्कुल, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, माइंड फ्रेश होना भी जरूरी है। हाँ, लेकिन ऐसा था नहीं कि ये सोशल मीडिया है वो कभी भी इस बीच में कोई अड़चन बन रहा हो मेरे। क्योंकि मैंने आपने सिर्फ उसे यूज ही बहुत कम किया। तो ऐसे में एक सजेशन सभी बच्चों के लिए कि सोशल मीडिया में ऐसे ग्रुप से आप दूर रहें जहां आप अनड्यू प्रेशर फील कर रहे हैं। देखिए, जब आप तैयारी करते हैं तो सभी सेम लेवल पे चल रहे होते हैं। कुछ बच्चों की आदत होती है सोशल मीडिया पे अपनी तैयारियों को, अपनी बुक्स को, अपने नोट्स को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं, और जो बाकी एस्पिरेंट जो उस टाइम सेम टाइम में तैयारी कर रहे होते हैं वो इससे प्रेशर में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद हमें कुछ याद ही नहीं है। तो इस तरह की चीजों से आप दूर रहिए। ग्रुप्स ऐसे ज्वाइन करिए जहां आपको मटेरियल मिले और आपकी हेल्प हो। जहां से भी आपको लगे कि आप किसी तरह से प्रेशर में आ रहे हैं तो आप ऐसे ग्रुप्स को छोड़ दीजिए, एटलीस्ट अपने एग्जाम्स तक छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ग्रुप्स आपको पॉजिटिवली कम और नेगेटिवली ज्यादा अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल मैम, ऐसे मतलब कोई बोलते हैं ना कि आप ऐसे टाइम पीरियड मान लो कि 1 घंटा आप यूज़ करोगे या इतना टाइम आप यूज़ करोगे, तो ऐसा होता नहीं है। एक बार जब आप लेके बैठते हो ना, तो फिर ऐसे चलता जाता है, चलता जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप उस चीज़ को एक बार साइड ही रख दो। जो आपका मेन फ़ोकस है, आप उसके ऊपर ध्यान दो और बाकी चीज़ है वो एक बार के लिए आप साइड ही रखो तो बेटर होगा। बिल्कुल, स्क्रोलिंग एक ऐसी हैबिट बन चुकी है जो हम चाह के भी 2 मिनट के लिए हमने हाथ में उठाया और 2 घंटे कब निकल जाते हैं हमें खुद नहीं पता चलता। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो सकते, तो आप उन चीजों को छोड़ दीजिए। 2 ही वे होते हैं, या तो उन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और अगर आप बहुत डिसिप्लिन अपने आप को फील करते हैं तो बहुत कंट्रोल्ड वे में, पॉजिटिव वे में उसका यूज कीजिए। सोशल मीडिया जो है वो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों ही इसके इफेक्ट्स होते हैं। अंकिता देखिए, एक हम सब मानते हैं कि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन होती है कि आप किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो वो आपको मिल जाती है। ये कहते हैं ना कि आप अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए जुट जाती है। तो आप विश्वास करते हैं इस पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में?
बिल्कुल मैम, जैसे मैंने बोला कि पहले ऐसा गोल था नहीं कि मैं कुछ करूँगी या कुछ बनना है, लेकिन जब धीरे-धीरे शुरू किया, फिर आस-पास का जो मेरा फ्रेंड सर्किल था और टीचर्स को देखा, आपको देखा तो फिर लगा कि हाँ, कुछ बनना है, कुछ करना है और फिर लग भी रहा था कि एक बार के लिए ऐसा हो जाता है कि नहीं होगा, लेकिन फिर आस-पास के लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने बोला कि नहीं अगर तू करेगी कोशिश तो बिल्कुल होगा। और जो तो कि बिल्कुल हुआ भी। आपके आसपास के लोग आपके लिए वो कायनात बन गए जिन्होंने मोटिवेशन दी। हाँ। तो बिल्कुल मैनिफेस्टेशन के साथ हार्ड वर्क बहुत जरूरी है अंकिता। आपके आसपास के लोगों का, आपकी फैमिली का, आपके टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा, लेकिन अल्टीमेटली ये होता है आपका हार्ड वर्क, आपका डिसिप्लिन, जिसे शायद आप अभी फील नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि आपको सिर्फ एक्सटर्नल पावर्स ने मोटिवेट किया। इंटरनली हार्ड वर्क करना, सक्सेसफुल होना, ये सब जो है आप पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। 358th रैंक आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये कोई छोटी चीज नहीं है। हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं जिन्होंने इस जर्नी को कई सालों तक जिया है। तो ऐसे में आपने ये अचीव किया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ये सब आपके हार्डवर्क, आपकी डिसिप्लिन, आपकी कॉन्फिडेंस का भी रिजल्ट है। मैम हार्ड वर्क भी होता है प्लस उसके साथ एक होता है ना कि आपको एक अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए आपके पास। तो वो थैंक टू गॉड कि वो मेरे पास थी। अनुज सर थे, राकेश सर थे, उसके बाद में आप जुड़े तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बेस्ट था। तो देखिए, गाइडेंस, एक पॉजिटिव, एक अच्छी गाइडेंस और आपका डिसिप्लिन आपको सक्सेस तक ले जा सकता है। मेरा सजेशन यही है कि जहां से भी आप जुड़े, जिस किसी से भी आप जुड़े, जिस टीचर से भी, हर टीचर अपने आप में एक शख्सियत होता है, तो जहां से भी आप जुड़े, आप पूरा भरोसा दिखाइए, पूरी तरह से डेडिकेट हो जाइए और पूरी तरह से हार्डवर्क कीजिए। आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता। अंकिता, एग्जाम हैंडलिंग के लिए कुछ टिप्स, जो आपने एग्जाम पेपर को कैसे हैंडल किया, स्पेशली इंग्लिश के पेपर को, जहां बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड था, पोर्शंस जो है उनका वेटेज पूरी तरह से बदल गया था, तो एक पेपर आपके सामने आया, तो कैसे आपने उसे हैंडल किया? मैम इंग्लिश का पेपर वाकई में बहुत ऐसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, बट स्टिल उसके बाद में थोड़ा सा आपको माइंड को है वो अपने शांत रखना पड़ता है। मैं भी जब पेपर कर रही थी तो बीच बीच में लग रहा था कि ये पूरा भी नहीं होगा मुझसे, लेकिन फिर ऐसे था कि थोड़ा शांत रहकर थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन को ढंग से पढ़ पढ़ कर फिर आप करोगे तो हो जाएगा। तो फिर वो वैसे मैंने किया। ओएमआर फिलिंग में कहीं कोई मिस्टेक्स रही हो जिसका आपको आज भी अफसोस है, या फिर आपने बहुत ध्यान से, क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस की थी? हाँ, टेस्ट सीरीज की वजह से ओएमआर फिलिंग में तो मुझे वैसे कोई दिक्कत आई नहीं। मेरा मैम ऐसे था कि मैं जैसे पेपर है तो एक पेज जैसे मैंने किया है, जितने भी क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं वो मैंने कर लिए, उसके बाद में फिर मैं उसे ओएमआर में भरूंगी, फिर अगले पेज में जितने आ रहे हैं फिर वो मैं करूंगी, उसके बाद में जो डबल वाले क्वेश्चन थे फिर वो इसी तरह। तो ओएमआर में वैसे कोई दिक्कत आई नहीं क्योंकि वो बार बार टेस्ट की प्रैक्टिस की वजह से ही हुआ था। बिल्कुल, ये टेस्ट की बार बार की प्रैक्टिस जो होती है वो ना सिर्फ आपको तैयारी में बल्कि पेपर अटेम्प्ट करने में भी बहुत हेल्प करती है। स्पेशली ओएमआर फिलिंग, जो बच्चे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होते हैं या आगे देने वाले हैं, वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। किसी भी तरह की ओएमआर की अपनी प्रैक्टिस रखें। यही प्रैक्टिस आपको एग्जाम में उन सिली मिस्टेक्स को करने से बचाती है जिनकी वजह से हम एक मार्जिन पे जाके रह जाते हैं। तो ये चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अंकिता खुद कह रही है कि टेस्ट सीरीज को ने काफी हेल्प किया। एग्जाम पेपर हाथ में मिलते ही ऑब्वियसली एक बार प्रेशर आता है, बट अगर उसे आप कूल माइंड से हैंडल करें तो वो प्रेशर बहुत टाइम तक नहीं रह पाता। रिजल्ट के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी अंकिता? रिजल्ट पेपर दे दिया, अच्छे से भी हो गया, हालांकि आप लोगों के साथ पेपर थोड़ा जीके का कैंसिल हो गया, कुछ मंथ्स बाद वो रीशेड्यूल हुआ, तो ऐसे में रिजल्ट को लेके आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? और रिजल्ट मैम जैसे मैं पेपर देख के आई तो एक बार तो ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि नहीं होगा और मैं तो चेक भी नहीं कर रही थी। फिर अनुज सर वगैरह उन्होंने सबने चेक किया तो वो सब बोल रहे थे कि हो जाएगा। तो उम्मीद मुझे इतनी थी नहीं कि हो जाएगा, लेकिन जब आसपास के लोग इतने अच्छे तरीके से उन्होंने बोल रहे थे कि तूने बहुत अच्छी मेहनत की है और उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और होगा, तो फाइनली वो हुआ भी। और फाइनली आपने बहुत अच्छी रैंक स्कोर की है। बिल्कुल। और जब आप ऐसा कुछ अचीव करते हो तो खुद को आप पहले बिलीव नहीं होता है, लेकिन जब आप अपने आसपास स्पेशली
मैंने देखा है मेरी मम्मी को कि वो इतनी खुश थी ना कि मैं उनके चेहरे पर वो चीज देख रही थी कि वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लेकिन क्या है, लेकिन वो उनकी जो खुशी थी वो बहुत बिल्कुल, अच्छे से ये जाहिर थी। सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है पेरेंट्स की खुशी। हमारी सक्सेस हमारे लिए क्या है, वो शायद कम पड़ जाती है, लेकिन वो पेरेंट्स के लिए क्या है, वो बहुत बड़ी चीज होती है। और यही हमारे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है कि हम अपनी मेहनत करते रहें। एक दिन सच्ची मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलता है, और वो दिन हमारे लिए सबसे खुशी का दिन होता है, क्योंकि उस दिन हमारे पेरेंट्स सबसे ज्यादा खुश होते हैं। कोई भी चीज उन्हें इतनी खुशी नहीं देती, उनकी अपनी सक्सेस भी नहीं, जितनी की आप लोगों की यानी अपने बच्चों की खुशी जो सक्सेस जो है, जिससे वो खुश होते हैं। तो अंकिता, लास्ट में इस बार के एस्पिरेंट्स के लिए आप कोई टिप्स देना चाहेंगे, कुछ मैसेजेस देना चाहेंगे उन्हें? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके दिमाग में कोई गोल सेट है तो आप सिर्फ उसी की तरफ जाइए, कहीं और इधर उधर भटकाव मत कीजिए। आप अच्छी, हाँ आप एक होता है कि हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ मैं बोल रही हूँ कि आपको एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत होती है। आप कहीं भी जा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप आर विजन तिजांश पाठशाला में आए, उसके अलावा बहुत सारी जगह जहां आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ मुझे अच्छी गाइडेंस मिल सकती है तो आप वहां जाएं, लेकिन आप बिना गाइडेंस के मुझे नहीं लगता कि आप कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर आप करें तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। तो एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी, ये आपका मैसेज है आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए। बिल्कुल। थैंक यू अंकिता, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत सारी बातें हमसे शेयर की। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो, और आगे के भविष्य के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मैम।